नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और हम लोगों ने बात करी थी कि हम धीरे धीरे कुछ कंटेंट यहाँ करवाएंगे और हम उसी कंटेंट की बात करेंगे जहाँ से हर बार क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आदिकाल से हम आज शुरुआत करेंगे। और कोई चीज़ें आपको लगे कि भाई ये चीज़ें दिमाग में नहीं आ रही है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें क्या वही देखना है जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले आदिकाल की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी इनकी पृष्ठभूमि देखेंगे, हिंदी की पहली रचना वगैरह ऐसा कुछ है ना। तो पहला एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा, हिंदी का फर्स्ट व्याकरण किसने लिखा। तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर होगा, पहला व्याकरण पूछ ले तो कौन था लिखने वाला, जेसुआ टेलर। कौन था, जेसुआ टेलर। इन्होंने हिंदी का पहला क्या लिखा, व्याकरण लिखा, जेसुआ टेलर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनकी रचना का नाम पूछ ले व्याकरण का, तो उसका नाम क्या है, हिंदुस्तानी ग्रामर। क्या नाम है, हिंदुस्तानी ग्रामर, हिंदुस्तानी ग्रामर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा, तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है, जेसुआ टेलर ने। ठीक है, एक मिनट आप थोड़ा होल्ड करना, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं अच्छा सा, है ना। ठीक है, तो पहले व्याकरण की बात चल रही थी, तो जेसुआ टेलर आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरह आपसे पूछ ले हिंदी के पहले व्याकरण का क्वेश्चन आप कर लोगे, तो किसने लिखा पूछे तो क्या आंसर होगा, जेसुआ टेलर। और रचना का नाम क्या था, बताओ बताओ, हिंदुस्तानी ग्रामर। अब पूछ ले आपसे कि भाई हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ। तो हिंदी की फर्स्ट व्याकरण तो इन्होंने लिखा जेसुआ टेलर ने। अब हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ पूछ ले तो होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसके पूछ रहे रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है दामोदर शर्मा। कौन है, दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा। ठीक है, हिंदी की पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा, हिंदी का उक्ति व्यक्ति प्रकरण। लेखक कौन है, दामोदर शर्मा। ठीक है, और ये कब की रचना है, ये 12वीं सदी की रचना। कब की है, 12वीं सदी की रचना है। थोड़ा ये पेन सेट नहीं बैठ रहा, आप समझने की कोशिश करना थोड़ा। ठीक है, तो दामोदर शर्मा का क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और ये 12वीं सदी की रचना। कब की रचना है, 12वीं सदी की रचना। ठीक है, ये हो गया पहला व्याकरण ग्रंथ पूछ ले तो जेसुआ टेलर का हिंदुस्तानी ग्रामर। और हिंदी का पहला ग्रंथ पूछ ले तो कौन सा होगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो किसने लिखा, दामोदर शर्मा ने। अब ये बात होगी, अब हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी है। पहला क्वेश्चन तो वो आता है, फिर आता है कि हिंदी साहित्य की लिखा है तो पहली रचना तो कोई होगी ना। हिंदी साहित्य की पहली रचना पूछ ले तो आपको बतानी है कौन सी, हिंदी साहित्य की पहली रचना देवसेन। एक देवसेन नामक लेखक थे जिन्होंने हिंदी की पहली रचना लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आते हैं, ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि आते नहीं है। तो देवसेन की रचना है श्राव का चार। कौन सी है, श्राव का चार, देवसेन की श्राव का चार। यह है हिंदी साहित्य की पहली रचना, और वो था हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ। ठीक है, अब देवसेन की श्राव का चार पूछ ले कब लिखी गई, तो ये 933 में। कब लिखी गई, 933 ईस्वी में। ठीक है, ये आपका फैक्ट एक काम का हो गया। और पूछ ले हिंदी की पहली रचना किसने मानी, देवसेन की श्राव का चार को, तो किसने मानी है, नगेंद्र ने मानी है। किसने, नगेंद्र ने। नगेंद्र वही है जिन्होंने बड़ी सी वो किताब लिखी ना, नगेंद्र, हिंदी साहित्य का वर्त इतिहास। तो उन्होंने देवसेन के श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना मानी थी। ठीक है, और इसमें पूछ ले भाई देवसेन के श्रावकाचार में दोहे वगैरह कुछ तो होंगे, तो इसमें 250 दोहे हैं। कितने, 250 दोहे हैं, 250 दोहे। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन हो गया, दो तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं जिससे क्या अपनी शुरुआत हो जाए, वो देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, उससे आपको भी पता चले ये क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो मैं आपको ऐसे बताता रहूँगा, कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर मैथिली हिंदी की फर्स्ट रचना और इसके बारे में, हिंदी की होगी, व्याकरण का पहला रचना हो गया, साहित्य की हमने बात कर ली। तो मैथिली हिंदी क्यों, इसकी क्यों बात करेंगे, विद्यापति, अपने किस में आदिकाल में है ना विद्यापति, ये विद्यापति जो फुटकल कवियों में गिने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनकी बात करेंगे। ठीक है ना, तो मैथिली हिंदी की पहली रचना पूछ ले तो कौन सी है। ऐसा कोई आरपीसी का पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो, ऐसा कोई पेपर ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको पता रखना है। तो
पहली रचना है वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी की पहली रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर। ठीक है, मैथिली हिंदी की पहली रचना वर्ण रत्नाकर। अब इसके लेखक पूछ ले तो लेखक है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। कौन है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ये देखो आपको शॉर्ट नोट बना लेने हैं, ठीक है ना। जो काम के हैं, जो फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं की बात करेंगे। ये आपको साथ ही साथ लिख लेना है, ठीक है। तो वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी की पहली रचना। अब इसके बारे में कुछ, इसके बारे में ये है, ये पहली रचना जिसमें 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं। किनके? जो 84 सिद्ध हैं ना, उनके पूरे नाम मिलते हैं इसमें। और ये मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। कौन सी? वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी गद्य में रचित है। पहली पुस्तक पूछ ले मैथिली हिंदी की तो कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। लेखक कौन है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर। और इसमें क्या है? 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं, ठीक है। सिद्ध कौन थे, क्या थे, वो बात आगे की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ी सी, है ना। क्वेश्चन के माध्यम से बात करेंगे तो आपको भी पता चलेगा भाई क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। ऑप्शन आएंगे वहाँ, बाकी वही है। अब आदिकाल, आदिकाल हम पढ़ेंगे तो आदिकाल की कोई भाषा तो होगी, ऐसा तो है नहीं आदिकाल का साहित्य लिख दिया। तो आदिकाल की भाषा की बात करेंगे तो आदिकाल की भाषा क्या थी बताओ आप? मुख्यतः भाषा क्या थी? अपभ्रंश। ये आदिकाल की भाषा थी, अपभ्रंश, ठीक है। तो हम अपभ्रंश की कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। आदिकाल की मुख्य भाषा अपभ्रंश थी, ये तो आप सीधा कर लोगे। तो अब आपसे पूछ ले अपभ्रंश शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? भाई साथ ही साथ क्वेश्चन बनते हैं ना। मैंने तो छोटे छोटे टॉपिक मतलब क्वेश्चन बना के रखे हैं कि हम अपनी प्रश्न बना सके और अच्छे से पढ़ सकें और आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मुख्य भाषा तो अपभ्रंश, इसका आंसर हो गया। लेकिन अब पूछ ले अपभ्रंश का पहली बार उल्लेख किसने किया? तो अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख पाणिनि ने किया। किसने? पाणिनि। ये संस्कृत के महाकवि थे, समझ लो आप। इनकी एक रचना है अष्टध्यायी। अगर आपने रीट आदि में संस्कृत पढ़ी होगी तो पता होगा। तो अष्टध्यायी, तो पाणिनि ने अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। और अपभ्रंश के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए याद रखनी है। तो एक भोला शंकर व्यास थे। कौन थे? भोला शंकर व्यास, भोला शंकर व्यास, ठीक है। ये पेन थोड़ा ऐसे है, थोड़ा दिन आपको एडजस्ट करना, बाद में हम देखेंगे कि अभी हम टेबलेट से कर रहे हैं माता बड़ी, ठीक है ना। तो भोला शंकर व्यास ने अपभ्रंश को अवट नाम दिया। क्या नाम दिया? अवट। अब क्वेश्चन आ जाए, अपभ्रंश को अवट किसने कहा? तो किसने कहा? भोला शंकर व्यास ने। हो गया दूसरा क्वेश्चन। और फिर आपको अपभ्रंश के बारे में और क्या ध्यान रखना है कि भोला शंकर व्यास ने यह नाम दिया तो किसी ने और कुछ कहा होगा अपभ्रंश को। तो एक अपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। कौन थे? गुलेरी जी, अपने जयपुर के थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। क्या कहा? पुरानी हिंदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के किसने कहा पूछ ले तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप इसको, इन चीज़ों को हल्के में मत लेना, ठीक है। और अवॉर्ड नाम किसने दिया? भोला शंकर व्यास ने। तो अपने शुक्ल जी ने भी कुछ किया होगा। शुक्ल जी ऐसे नहीं बैठे रह सकते। तो शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा। क्या कहा? प्राकृताभास, प्राकृताभास, प्राकृताभास हिंदी, ठीक है। देखो मैं चाहता तो ये चीज़ें टाइप करके बता देता, लेकिन मुझे पता है टाइप करने में क्या चीज़ें याद नहीं होती है। तो हम ऐसे बात करेंगे ना, सब चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। शुक्ल ने क्या कहा? प्राकृताभास हिंदी। गुलेर ने क्या कहा? पुरानी हिंदी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर आपको देखना है कि अपभ्रंश के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अपभ्रंश प्रभावित कोई रचना भी होगी। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की पहली रचना पूछ ले तो कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली, वो बाहुबली मूवी वाला नहीं है, ठीक है ना। भरतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की पहली रचना तो कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। अब पूछ ले इसके लेखक कौन है, बताओ आप, कौन है लेखक इनके? तो शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी इसके लेखक हैं, शालिभद्र सूरी, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी और इसके बारे में हम और भी देखेंगे बाद में, ठीक है। और अपभ्रंश को किसी ने कुछ कहा है भाई, लगे हाथ ये भी देख लें, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो देखना है ना। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया। भरत मुनि ने क्या नाम दिया? देश भाषा। भरत मुनि ने क्या नाम दिया? देश भाषा। किसने? भरत मुनि ने। तो ये बात हो गई अपनी अपभ्रंश की। क्वेश्चन तो एक था आदिकाल की मुख्य भाषा क्या थी, तो अपभ्रंश थी, ये तो अपने देख लिया। फिर अपभ्रंश शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? देखा, पाणिनि ने किया। भोला शंकर व्यास ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? अवट दिया, ये भी हमने देख लिया। और अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना पूछ ले तो भरतेश्वर बाहुबली रास हमने बात कर ली अभी, ठीक है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो देश भाषा का, ये भी बात हो गई। ये सारी बातें कौन सी हो गई?
अपभ्रंश के बारे में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, देखो शुरू में तो यही क्वेश्चन आता है आदिकाल से, फिर क्वेश्चन आता है आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और कवियों का कालक्रम का क्वेश्चन आता है, ठीक है। पर कवि कवि मतलब चंद्रवरदाई हो गए, जगनीक हो गए, खुसरो हो गए, श्रीधर हो गए, सरप्पा हो गए, इनके क्रम ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको 2-4 के बता दूं, ये आप अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। जैसे सरप्पा की बात कर लें तो 7वीं-8वीं सदी के सरप्पा है। उनके बाद कौन है तो पूछ ले लुइपा है 8वीं सदी के। उसके बाद पूछ ले तो पुष्पदंत है, वो 10वीं सदी के हैं, ठीक है। फिर अब्दुल रहमान है, वो 14वीं सदी के। इनका क्रम पूछ ले सीधा ही। अब की बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था संदेश रसक की रचना कब हुई, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, तो 14वीं सदी इसका सही उत्तर है। और कहीं कहीं 13वीं सदी भी दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ना, उनका कालक्रम आपको आना चाहिए। ऐसे हो गए। फिर और को कौन से ध्यान रखना है, एक तो सरप्पा से हो गए, एक सोमबू से कर लो आप याद, ठीक है। फिर और कौन सी ध्यान रखनी है, जैसे क्वेश्चन आते हैं ये सारे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण कवि है आदिकाल के, उनका क्रम आपको ध्यान रखना है, रखना ही रखना है, ठीक है। ये हो गया। फिर चंद्रवरदाई से भी क्वेश्चन बनता है कालक्रम वाला, कैसे बनता है वो भी बात कर लेते हैं। देखो आप, जैसे चंद्रवरदाई सबसे पहले आएगा, इनका जन्म हुआ था 1168 के आसपास। फिर जगनीक है 1173 में, वो हो गए। और उनके बाद खुसरो हो गए 1253, ठीक है। फिर श्रीधर 14वीं सदी। आप ये लास्ट और फर्स्ट ध्यान रख लो ना, चंद्रवरदाई और श्रीधर, तो भी आपका ये क्वेश्चन हो जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है देखो, और लगे हाथ बात कर रहे हैं तो और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन ये आता है जो रचना देते हैं और उनका क्रम पूछ रहे हैं। जैसे देखो दोहा कोश पूछ ले, सरप्पा की है सबसे पहले आएगी दोहा कोश, ठीक है। इसके बाद पूछ ले कौन सी रचना आएगी, तो श्रावकाचार आएगी, ठीक है, 933 के आसपास होगी श्रावकाचार। इसके बाद पूछ ले अगर क्रम वाला क्वेश्चन आए तो संदेश रसक आ जाएगा, संदेश रसक। ये क्रम पूछ रखे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, संदेश रसक। और उसके बाद पूछ ले तो कीर्तिलता, कीर्तिलता लास्ट में आता ना विद्यापति, तो ये कीर्तिलता उनकी होगी। तो या तो आप कवियों का कालक्रम याद कर लो या रचनाओं कर लो। मेरे हिसाब से कवियों का करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कवि है तो लिखा उसने ही है, तो उसकी रचना है, उसके आधार से ये आपके कालक्रम वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख रचनाएं की हम बात करें। हाँ, प्रमुख रचनाओं की हम बात कर रहे थे। प्रमुख रचना में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है उनके बारे में भी, किस में क्या है। जैसे संदेश रासक एक रचना है आदिकाल की, कौन सी, संदेश रासक, संदेश रासक। ये क्वेश्चन अगली बार फर्स्ट ग्रेड में आया था, संदेश रासक, ठीक है। तो संदेश रासक के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके लेखक कौन है सबसे पहले, तो अब्दुल रहमान है। कौन से, अब्दुल रहमान, ये ध्यान रखना है। ये तो इनके लेखक हो गए। फिर क्या ध्यान रखना है, ये 13वीं-14वीं सदी की रचना है, 13वीं-14वीं, इतना उलझना नहीं है, आप ध्यान रख लेना नॉर्मली लेखक कौन है और कौन नहीं, क्योंकि ये थोड़ा विवादित है, तो इनका क्या फिक्स है नहीं, कहीं 12वीं सदी में मिल जाता है, तो इसलिए आरबीसी को ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा है, ठीक है। संदेश रासक की बात हो गई। और संदेश रासक में क्या है पूछ ले, तो ये वियोग श्रृंगार की रचना है। कैसी है ये, वियोग श्रृंगार की रचना है, वियोग श्रृंगार की रचना है। संदेश रस कैसी रचना पूछ ले, तो वियोग श्रृंगार की रचना है, ठीक है। वियोग श्रृंगार, वियोग रस प्रमुख है इसमें, ठीक है। और इसके बारे में और कुछ चीज़ ध्यान रखनी है, तो संदेश रस को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिकाल का मेघदूत, आदिकाल का मेघदूत। संदेश रस को क्या कहा जाता है, आदिकाल का मेघदूत, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर इसके भाग पूछ ले कितने हैं खंड, तो इसके 3 खंड हैं। खंडों को प्रक्रम कहा गया है। क्या गया है, क्या कहा गया है, प्रक्रम, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद इसमें एक कोटेशन ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे ना अपने, हजारी प्रसाद, उन्होंने संदेश शासक को हिंदी का, हजारी प्रसाद ने क्या हिंदी का फर्स्ट, यानी पहला या प्रथम हिंदी का फर्स्ट धर्मेतर, हिंदी का फर्स्ट धर्मेतर रास ग्रंथ माना है। हिंदी का फर्स्ट धर्मेतर रास ग्रंथ माना है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको, संदेश रसक को। धर्मेतर में संधि पूछ ले कौन सी है, धर्म धन इतर, बताओ, दो गुण संधि है। कौन संधि है, ये गुण संधि। ये संधि का भी क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। तो संदेश रस के बारे में जो मैंने बताई वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो ये वियोग श्रृंगार की रचना है, फिर इसे आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है, फिर इसमें प्रक्रम 3 है, ठीक है, प्रकरण यानी अध्याय या खंड। और हजारी प्रसाद ने क्या कहा, हिंदी का पहला धर्मेतर रास ग्रंथ, धर्मेतर, ठीक है। ये चीज़ें हो गई संदेश रस के बारे में। अगली महत्वपूर्ण रचना आदिकाल की पूछ लें तो आपको देखना प्राकृत पेंगलम। कौन सा, प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पेंगलम,
ठीक है, आप मुझे बताना अभी ऐसे ही करें या फिर मैं ये टाइप करके आपको बता दूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हम पूरा देखेंगे आदिकाल वगैरह सब। तो मेरे हिसाब से ऐसे थोड़ा लिखेंगे ना तो आप बार बार दिमाग में घूमेगी चीज़ें याद आएगी। नहीं तो उसमें क्या, सीधे ही पढ़ के बता दूंगा। एक तो याददाश्त के आधार पर बताएं, एक पढ़ के बताएं, फर्क रहता है मेरे हिसाब से। ठीक है। प्राकृत बेंगलम, तो सबसे पहले ध्यान रखना है 14वीं सदी की रचना है। कब की? 14वीं सदी की रचना है। ठीक है, पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। फिर इसके लेखक ध्यान रखना है। लेखक पूछ ले तो लेखक कौन है? लक्ष्मीधर। कौन है? लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम के लेखक कौन है? लक्ष्मीधर। ठीक है। और इसके बाद में क्या ध्यान रखना है, ये छंद शास्त्र की रचना है। किसकी है? छंद शास्त्र की रचना है। छंद शास्त्र की रचना है। ठीक है। प्राकृत पेंगलम 14वीं सदी, लेखक लक्ष्मीधर। इसमें क्या है? ये छंद शास्त्र की रचना है। किसकी है? छंद शास्त्र की रचना। और इसमें 4 कवियों की रचनाएं और मिलती है संदेश इसमें प्राकृत पेंगलम में। किस किस की पूछ ले, ये क्वेश्चन आया था पीजीटी में। तो 4 नाम है, देखो, जज्जल, जज्जल हो गया, बाबर हो गया, जज्जल बाबर, और कौन है? सारंगधर। जज्जल बाबर सारंगधर। और पूछ ले तो और है एक का नाम क्या याद नहीं आ रहा मुझे, विद्याधर। विद्याधर। इन चारों की रचनाएं इसमें मिलती हैं। ठीक है। ये हो गया दूसरा ग्रंथ। मतलब आदिकाल के जो प्रमुख रचनाएं ना उनकी बात कर रहे हैं, और सिलेबस में स्पेशल लगा है फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है। तो संदेश शासक हो गया, प्राकृत पेंगलम हो गया। अगला महत्वपूर्ण रचना आदिकाल की रणमल छंद। कौन सी है? रणमल छंद। रणमल छंद। ठीक है। तो रणमल छंद के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, ये मतलब इनके लेखक ध्यान रखना सबसे पहले। तो लेखक कौन है? श्रीधर। कौन है? श्रीधर। कब लिखी गई ये पूछ ले तो ये भी 14वीं सदी की रचना है। कब की है? 14वीं सदी की रचना है। इनका क्रम पूछा जाता है जिस रचनाओं की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में इसमें से लगा हुआ है, तो इसलिए बात करनी पड़ रही है। रणमल छंद के लेखक कौन है? श्रीधर। कब की रचना है? 14वीं सदी की। कब की? 14वीं सदी की रचना। इसमें वीर रस प्रमुख है। क्या है? ये वीर रस प्रधान रचना है। ठीक है। कैसी रचना है? वीर रस प्रधान रचना है। और इसमें क्या मिलती है? प्राकृत व्याकरण से अपभ्रंश के ग्राम्य रूपों की चर्चा मिलती है इसमें। ठीक है ना। प्राकृत व्याकरण से अपभ्रंश के ग्राम्य रूप, यानी अपभ्रंश के जो ग्रामीण रूप थे ना उनकी चर्चा इसमें मिलती है। इतना बड़ा नहीं लिखना, इतना ही ध्यान रखना आपको। रणमल छंद किसकी है? श्रीधर की। कब? 14वीं सदी। इसमें क्या है? वीर रस प्रधान रचना है। अब कैसा ही कथन कारण वाला क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। 3 रचना होगी, चौथी रचना और देखते हैं। चौथी रचना है, देखो, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। हमने बात कर ली इसकी ना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए बात करनी पड़ रही है वापस, है ना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण सबसे पहले ये 12वीं सदी की रचना है। कब की है? 12वीं सदी की रचना। इसके लेखक पूछ ले कौन है तो दामोदर शर्मा। कौन है? दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा। ठीक है। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, ये व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ। और क्या है? हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है। अब इसमें अध्याय पूछ ले तो अध्याय 5 है। कितने अध्याय है? 5 है। इसमें क्या मिलता है? बनारस की संस्कृति का चित्रण। क्या मिलता है? बनारस की संस्कृति का चित्रण मिलता है। ये भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया था। बनारस की संस्कृति का चित्रण कौन सी रचना मिलता है? दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। और इसमें क्या मिलता है? हिंदी का, ये क्या है बताओ? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बोलो बोलो। ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। और इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। हिंदी की 7 बोलियों के शब्द किसमें मिलते हैं पूछ ले तो किसमें मिलते हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। ठीक है। अगला ग्रंथ देखो, आदिकाल का जो मुख्य ग्रंथ माना जाता है वर्ण रत्नाकर। देखो हमने अभी बात कर ली शॉर्ट में इनकी पहले भी, लेकिन वापस देख रहे हैं, प्रमुख रचना है ना इसलिए। वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर में आपको ध्यान रखना है, पहले तो ये 1325 की रचना है। कब की है? 1325 की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लेखक ध्यान रखना, हमने बात कर रखी है, कौन है? ज्योतिराश्वर ठाकुर। ऐसा कोई आरपीसी का पेपर नहीं है जो हिंदी से रिलेटेड हो या नहीं पूछी हो। तो ज्योतिराश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिराश्वर ठाकुर की। इसमें अध्याय पूछ ले तो अध्याय इसमें कितने हैं? 8। कितने अध्याय हैं इसमें? 8 अध्याय हैं। ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, ये गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। कैसी पुस्तक है ये? गद्य की फर्स्ट पुस्तक है ये। ठीक है। कौन सी? वर्ण रत्नाकर गद्य की फर्स्ट पुस्तक है। और पूछ ले इसके बारे में कुछ तो आपको ध्यान रखना है,
इसमें 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं इसमें। तो अपने सिद्ध है ना, साहित्य है ना, तो 84 सिद्ध है, तो पूरे 84 सिद्धों का नाम पूछा किसमें मिलता है? तो वर्ण रत्नाकर में। ठीक है, और इसमें फर्स्ट बार अवट शब्द मिलता है। वैसे अवट नाम किसने दिया? भोला शंकर व्यास ने, हमने देखा था। फर्स्ट बार अवट शब्द इसमें मिलता है। अवट शब्द पूछ लिया किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? वर्ण रत्नाकर में। और इसे क्या कहा जाता है? इसे मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिली का विश्वकोश। मैथिली का विश्वकोश। ये देखो फैक्ट है सारे, और सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। देखो सबसे पहले वर्ण रत्नाकर कब 1325, लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर, गद्य की क्या है फर्स्ट रचना है ना, मैथिली गद्य की। ठीक है, और क्या है इसमें? ये हिंदी मतलब व्याकरण का पहला ग्रंथ है। ठीक है, और क्या है? मैथिली का विश्वकोश है। लेखक पूछ ले कौन है? तो कौन है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर। और इसमें और क्या मिलता है? अवट शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसमें ही मिलता है। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको इससे बाहर। ठीक है, अब अगला महत्वपूर्ण रचना देखते हैं। अगली थोड़ा एडजस्ट करना 2-4 दिन बाद में क्या सारा मैटर व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा। एक बार मैंने सोचा शुरुआत कर लें, क्योंकि शुरुआत जरूरी है। ठीक है, अगली रचना है वसंत विलास। कौन सी? वसंत विलास। इसमें क्या मिलता है वसंत विलास में? तो सबसे पहले ये 13वीं सदी की रचना है। कब की है? 13वीं सदी की रचना। ठीक है, तो ये कैसा काव्य है? ये श्रृंगारिक काव्य है। कैसा काव्य है? देखो श्रृंगार ये शुद्ध है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये श्रृंगारिक काव्य है। कैसा काव्य है ये? श्रृंगारिक काव्य। ठीक है, और इसमें छंद पूछ ले, छंद 84 है। कितने छंद है? 84। ठीक है, और ये आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ लौकिक साहित्य ग्रंथ है। पूछ ले आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ लौकिक साहित्य ग्रंथ कौन सा है? तो वसंत विलास है। कौन सा है? वसंत विलास। तब आप पूछ रहे हो ये लिखा किसने? तो कवि का नाम इसका नहीं मिलता है। ठीक है, वसंत विलास के बारे में क्या ध्यान रखना है? ये 13वीं सदी की रचना है। फिर क्या ध्यान रखना है? ये श्रृंगारिक काव्य है। और क्या ध्यान रखना है? इसमें छंद 84 है। और सिर्फ 84 किसमें मिलते हैं पूरे? वो मिलते हैं वर्ण रत्नाकर में। किसमें? वर्ण रत्नाकर में। इसमें क्या छंद है 84। ठीक है, और इसका संपादन पूछ ले, कोई संपादन किसने किया? तो केशव लाल ने। किसने किया? केशव लाल हर्षद राय ध्रुव। केशव लाल हर्षद राय ध्रुव, इन्होंने इनका संपादन किया। ठीक है, ये हो गया। और आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ लौकिक काव्य है कौन सा? वसंत विलास। इंपॉर्टेंट है, एक बार देखो मैं बोलता हूँ और ध्यान रखना आप। इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें क्या है? ये श्रृंगारिक काव्य है। दूसरा छंद 84 है। सिद्ध 84 पूछ ले किसमें है? वर्ण रत्नाकर में। और ये आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ लौकिक साहित्य ग्रंथ है कौन सा? वसंत विलास। फिर क्या इसमें? इसका संपादन केशवलाल हर्षद राय ध्रुव ने किया 1952 में। ठीक है, 4 फैक्ट आप इसके ध्यान रख लेना। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इससे बाहर आ भी गया तो वो कोई नहीं कर पाएगा, इतना मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण रचना देखो आप। अगली है राउल वेल। कौन सी है? राउल वेल। राउल वेल। हम देखो क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे। ये क्वेश्चन समझ लो, आदिकाल की प्रमुख रचना व कवियों का कालक्रम, ये क्वेश्चन आता है। प्रमुख रचना और रचनाकार का क्वेश्चन आता है, और कालक्रम वाला क्वेश्चन आता है। तो लगे हाथ हम साथ में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कई बार के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आने लगे हैं, AP में आए हैं, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में भी आने लगे हैं, तो इसलिए बात कर रहे हैं। ठीक है, राउल वेल पूछ ले कब की रचना है? 10वीं 11वीं सदी की। कब की है? 10वीं 11वीं सदी की रचना है। ठीक है, लेखक पूछ ले, तो लेखक है रोड़ा। कौन है? रोड़ा। हमारे मारवाड़ी में भैंस को रोड़ा कहते हैं ना, गाय भैंस को रोड़ा। तो ये लेखक है, अन्यथा ना ले कोई। तो राहुल वेल किसकी रचना है? रोड़ा नामक कवि की। रोड़ा नाम था कोई, उनकी है। ठीक है, और अब इनके बारे में क्या ध्यान रखना है इसके, इस रचना के बारे में? तो ये पहली शिलांकृत करती है। कैसी करती है? पहली शिलांकृत, यानी शिलाओं पर लिखी मिली है। ठीक है, शिलांकृत करती है, ये ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? इसकी भाषा पूछ ले, तो भाषा इसकी कैसी है? अपभ्रंश है। कैसी भाषा है इसकी? अपभ्रंश भाषा है। तो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, हो सके तो आप साथ में नोट्स बना लेना, ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे और इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, भाषा कैसी है? इसकी अपभ्रंश है। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना? ये हिंदी का पहला चंपू काव्य है। हिंदी का पहला चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं भाई? ध्यान है, गद्य और पद्य का मिश्रण है ना, वो क्या होता है? चंपू काव्य। राहुल वेल 10वीं 11वीं सदी की रचना है। भाषा अपभ्रंश है। हिंदी का पहला चंपू काव्य है। लेखक रोड़ा है, और पहली शिलांकृत रचना है। ठीक है, शिलाओं पर लिखी मिली। और क्या ध्यान रखना है?
नख सिख परंपरा की शुरुआत इसमें मिली है। नख सिख, नायिका का नख से लेकर सिख यानी सर तक जो सौंदर्य का वर्णन करते हैं ना उसे कहते हैं नख सिख। तो नख सिख परंपरा की शुरुआत इससे होती है, किससे? राहुल वेल से, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है इसके बारे में, इसमें राजस्थानी मतलब प्रधान भाषा है। कुल मिला के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं इसमें। क्या मिलते हैं? 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसमें प्रधान कौन सी है? अपनी राजस्थानी प्रधान है, ठीक है। वापस देखो, राहुल वेल 10वीं-11वीं सदी की रचना, लेखक अरोड़ा, पहली शिलांकृत करती है, भाषा अपभ्रंश है। कैसी है ये? चंपू काव्य है। इसमें नख सिख परंपरा की शुरुआत मिलती है। इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। प्रधान कौन सी बोली है? तो राजस्थानी। कौन सी? हाँ, राजस्थानी, ठीक है। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आता है तो बाकी गारंटी मेरी है, और आ भी जाता है तो कोई वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा आप एडजस्ट करना इन चीज़ों को, तो आप कंटेंट अच्छा करवाएंगे और वही करवाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। फालतू में हम पंचायती नहीं करेंगे। कई बार क्या कितना चीज़ें लिखा देंगे आप कन्फ्यूज हो जाओ। तो कई बार मैंने ऐसे देखी नोट्सों में ऐसी चीज़ें लिख रखी जो आने वाले 50 सालों में नहीं पूछी जाएगी, तो हमें वो नहीं पढ़नी है। हमें वही देखनी जो एग्जाम में आती है। आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। बाकी इधर उधर कुछ नहीं करना है। आगे देखते हैं। हाँ, अगली रचना, हमने 4-5 रचना की बात करी है, तो अगली रचना देखें, ढोला मारू दोहा। कौन सी रचना? ढोला मारू दोहा, ढोला मारू दोहा, ठीक है। ये भी पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये 11वीं सदी की रचना कब की है? ये 11वीं सदी की रचना है। ढोला मारू दोहा पूछ ले कब की रचना है? 11वीं सदी की रचना है। लेखक पूछ ले कौन है? कल्लोल, कल्लोल या कुशललाभ, ठीक है। दोनों आते हैं। कल्लोल पहले थे, 17वीं सदी में इसकी रचना वापस की थी या संपादन किया था शायद कुशललाभ ने। तो दोनों ध्यान रखने, कल्लोल और कुशल लाभ, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? ढोला मारू दोहा 11वीं सदी की रचना, लेखक ये हो गया। अभी और भी कुछ काम की चीज़ें होगी, तो और ये काम की चीज़ें ये है कि ये वियोग संहार की रचना है। कैसी रचना है ये? वियोग संहार की रचना। कैसी रचना है ये? वियोग संहार की रचना है, ठीक है। और क्या है इसमें काम का? तो ये लौकिक श्रेणी का काव्य है। कैसा है ये? लौकिक श्रेणी का काव्य है, ठीक है। लौकिक श्रेणी का काव्य है, लौकिक श्रेणी का काव्य। और इसके बारे में कुछ ध्यान रखने वाली बात है, तो आपको ध्यान रखना है, मूलतः ये 2 छंद में लिखा गया। किस में लिखा गया? ये कल्लोल थे ना, इन्होंने इसे मूलतः 2 छंद में लिखा। कल्लोल ने किस में लिखा? 2 छंद में, ठीक है। लेकिन 17वीं सदी में कुशललाभ ने इसे किस में लिख दिया? चौपाई छंद में। तो दोनों लेखक आपको ध्यान रखना है, मूलतः 2 में, लेकिन 17वीं सदी में किसने लिख दिया? चौपाई छंद में। कल्लोल ने 11वीं सदी में लिखा, कुशललाभ ने 17वीं सदी में लिख दिया, ठीक, ध्यान रखना है। और इसमें पात्र भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया है ढोला, ढोला की उम्र पूछी थी सेकंड ग्रेड में। ढोला की उम्र कितनी है पूछ ले, तो 3 साल का था ढोला, 3 साल का था ढोला। और एक थी पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री मारवणी, उसकी 1.5 साल, इनकी शादी हो जाती है इसी एज में, ठीक है। बाद में ये ढोला है ना, बड़ा हो गया, राजकुमारी मालवणी से शादी कर लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है तो इसको भी लेने जाता है, इसको मारवणी को भी। ऐसी ये कहानी है। तो ये वियोग संहार की रचना है। किसका वियोग बताया गया है इसमें? मारवणी का, जिसकी शादी हो गई थी 1.5 साल में, और ढोला की उम्र क्या थी? 3 साल। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी हमने बात करी है, और प्रमुख कवियों की बात करी है। आगे भी हम ऐसे ही बात करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। मैंने सारा आदिकाल का, देखो कैसे क्वेश्चन आता है। एक बार मैं क्वेश्चन बता दूँ आपको। एक तो ये क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है इतिहास लेखन जब शुरू हुआ उससे पूर्व की कौन कौन सी रचनाएं, वो हम देखेंगे। उसके बाद इतिहास लेखन परंपरा का क्वेश्चन आता है, जो 4-5 कवि थे ना उनकी परंपरा पूछी जाती है, उनकी बात करेंगे। फिर आदिकाल का नामकरण, किसने क्या नाम दिया, ये क्वेश्चन आता है। फिर आता है कि शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम क्यों दिया, तो ये भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर काल विभाजन का क्वेश्चन आता है, 3-4 काल विभाजन इंपॉर्टेंट है, जैसे राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, ये भी हम देखेंगे। फिर प्रमुख प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ पूछे जाते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर आदिकाल की विशेषताएं, भाई पूरा आदिकाल पढ़ लेंगे तो इसकी कुछ विशेषता होगी, प्रवृत्ति होगी, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी का पहला कवि कौन था, ये क्वेश्चन आता है, किसने किसे माना, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर जैन साहित्य पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर नाथ साहित्य पढ़ेंगे, फिर रासो या चारण साहित्य पढ़ेंगे, फिर फुटकल कवि विद्यापति और अमीर खुसरो, ये पढ़ के हमारा आदिकाल हो जाएगा समाप्त। कुल मिला के हम ऊपर ऊपर की चीज़ें देखेंगे, और जहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ऊपर ऊपर की मत मानो आप, ऐसा मानो जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो चीज़ें हम देख लेंगे, और आपका आराम से यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ें देख लोगे, और थोड़े दिन आप एडजस्ट करना, हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।